नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और नव वर्ष की शुरुआत भी बहुत अच्छे से परिवार के साथ आपने किया होगा और निश्चित रूप से कुछ नया आपने संकल्प भी लिया होगा कि क्या चीज़ें आपको करनी है 2022 में, क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है। और आज जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शेड्यूल्ड थी, नहीं आ पाती थी समय पे। उम्मीद करता हूँ आपने भी कुछ संकल्प लिया होगा और उसी से जुड़ा हुआ संकल्प मेरा भी है कि आगे से इस वर्ष में, वर्ष 2022 की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उस तिथि पर आपको उपलब्ध होंगी। उदाहरण के रूप में प्रत्येक मंगलवार के दिन, सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स मिलेगा। मतलब कल मंगलवार है, कल आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स मिलेगा और इसके अतिरिक्त आपको सप्ताह में कम से कम 3 वीडियो प्रीवियस ईयर से संबंधित मिलेगी। विगत वर्षों के प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चल रही थी उससे संबंधित सप्ताह में कम से कम 3 वीडियो आपको मिलेंगे और क्विक रिवीजन में कम से कम 1 वीडियो आपको सप्ताह में मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, मेरा एक संकल्प है कि अब जो चीज़ें करनी है, नियमित करनी है, लगातार करनी है, उनमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और आपको भी प्रण करना पड़ेगा, आपको भी शपथ लेना पड़ेगा कि अब जिस तरह से 2021 को आपने किया है, जिस तरह से 2021 में तैयारी की है, जिस तरह से 2021 में जो कमियां आपने किया है उसकी पुनरावृत्ति 2022 में आप नहीं करेंगे। तो कुछ प्रण आप लीजिए, कुछ संकल्प आप लीजिए, कुछ संकल्प हम लेते हैं और दोनों मिलकर वर्ष 2022 को हम दोनों के लिए, आपके लिए भी और संस्थान के लिए भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। कुछ चीज़ें थी जो नियमित नहीं थी, लेकिन अब आपसे वादा है कि ये चीज़ें नियमित रहेंगी। प्रत्येक मंगलवार आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स मिलेगा। सप्ताह में कम से कम 3 विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत वीडियो मिलेगी, एक क्विक रिवीजन के अंतर्गत मिलेगी और जल्द ही आपकी अर्थव्यवस्था जो आपकी रुकी हुई है, हालांकि कंटेंट तैयार है, वो भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो अब ईमानदारी के साथ हमने मान लीजिए 2021 में कुछ कमियां की होंगी तो उसको साइड में रखते हुए वर्ष 2022 को हमें बेहतर बनाना है। हमें ये प्रयास करना है कि वर्ष 2022 के बाद फिर हमें ये कॉपी किताब पढ़ने से जो है फुर्सत मिल जाए, फिर हम कहीं सेवा में हों और सेवा की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको निभाने का कार्य करें। किस प्रकार से हम सेवा में जाकर जनता का हित कर सकते हैं, जनहित में कुछ कार्य कर सकते हैं, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो अंतिम रूप से चयनित होना ही इस वर्ष हमारा लक्ष्य होना चाहिए और उसी लक्ष्य को पाने के लिए हम सबको लगना है। करंट अफेयर्स के लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2020 की यदि हम बात करें तो 28 से 30 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स पे मेरा ज़्यादा फोकस कि एक बड़ा सेक्शन है, यहाँ से जितना ज़्यादा अंक आप अर्जित कर पाओगे उतना आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेहतर होगा और यही प्रयास है कि करंट अफेयर्स से आपकी कोई कमी ना रह जाए। ठीक है। विगत वर्ष हम देख रहे हैं, वहाँ पे डिटेलिंग कर रहे हैं, क्विक रिवीजन में भी हम चीज़ों को देख रहे हैं और आपकी परीक्षा की तिथि एक बार घोषित हो जाए तो 15 दिन पहले कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे और उनका रिवीजन भी संस्था में कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अर्जित कर सकें। ठीक है। तो चलिए अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। आज भी प्रश्नों की संख्या 20 ही है। ठीक है। और कल से जब आपका वीकली मिलने लगेगा, आपको पहले बता दे रहा हूं, वीकली करंट अफेयर्स जो आपके लिए शुरू हो रहा है, आपके लिए प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारे लोग हमसे पहले से जुड़े रहे होंगे। यदि आप यूपीपीसीएस के चैनल पर रहे होंगे, यदि आप एमपीपीएससी के चैनल पर रहे होंगे, यदि आप उत्तराखंड के रहे होंगे तो आपने वीकली करंट अफेयर्स वहां पे देखा होगा, वहां पे जाता था। तो वीकली करंट अफेयर्स में आपको कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, या आपको ध्यान रखने की जरूरत है जितनी चीजें आपको बताई जाएंगी उसको हूबहू आपको नोट करना है, क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स मेरा होता है लिंक करके चीजों को बताना। तो उसी तरीके से मैं आगे लेकर चलूंगा, तो उसको नोट साथ साथ करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसकी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे रफली ऐसे पेज पे होते हैं, तो इसी तरह से आपको भी रखने हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि मैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करता हूं तो उसको अलग नोट करें, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करता हूं तो उसको अलग नोट करें। इस तरह से चीजों को आपको लेकर चलना होगा। रही बात टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज वर्ष 2022 में पहला वादा है कि टेस्ट सीरीज आपकी प्रत्येक रविवार को होगी, क्योंकि बात हो रही थी पहले सोमवार या मंगलवार, लेकिन सर का कहना था कि रविवार को रखो, इसलिए प्रत्येक रविवार को आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस रविवार से आपकी टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है। ठीक है। चलिए इसको बताएं। पहला प्रश्न हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात, प्रश्न में हमें देखना है कि क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में एक एक करके हम प्रश्नों को देख लेते हैं।
तो सबसे पहले आप इस प्रश्न में देखोगे, प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है हाल ही में लॉन्च किया गया ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है। ई अमृत पोर्टल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्या मिसप्रिंट है, यहाँ पे है यम अमृत, ये है ई अमृत, ठीक है। ई अमृत पोर्टल का संबंध किससे है आपको बताना है। तो चलें बताएं, ई अमृत पोर्टल का संबंध किससे है। इलेक्ट्रिक वाहनों से, औद्योगिक इकाइयों से, शिपयार्ड लिमिटेड से, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से किससे संबंधित है ई अमृत पोर्टल आपको बताना है। तो बताएं ई अमृत पोर्टल का संबंध किससे है। ई अमृत पोर्टल, देखो विशेष रूप से ई अमृत पोर्टल की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध है इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है, ठीक है। ए विकल्प आपका सही उत्तर है, इसका संबंध है इलेक्ट्रिक वाहनों से। अब इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है तो आपको बता दें ई अमृत पोर्टल जो है, इसका जो घोषणा की गई थी, इसको जो लॉन्च किया गया था वो COP26 के दौरान किया गया था। कब किया गया था, COP26 के दौरान किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि COP26 का जो आयोजन था ये ग्लासगो में किया गया था, और ग्लासगो की यदि हम बात करते हैं तो ये ब्रिटेन में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात आती है ब्रिटेन की तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि दो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं। क्या लाते हैं, एक लाते हैं यूनाइटेड किंगडम, एक लाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है, कई बार मैंने बताया है, आज एक बार फिर से बता देता हूं, आज के बाद आपको बताना रहेगा। यूनाइटेड किंगडम की जब हम बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें मुख्य रूप से 4 क्षेत्र जुड़ते हैं, आप कह सकते हो 4 स्वतंत्र देश जुड़ते हैं। कौन कौन से, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड के साथ इंग्लैंड, इनमें कौन कौन सा आता है, पहला आता है उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड के बाद आता है यहाँ पे इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद वेल्स आता है, वेल्स के बाद स्कॉटलैंड आता है, ठीक है। तो उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड नहीं आता है, मतलब इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया और स्कॉटलैंड हो गया, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम एक देश है। जब आप बात करते हो ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन एक विशेष रूप से द्वीप है, और जब बात करते हो आप इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड इसी द्वीप पर बसा हुआ एक देश है, यह आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे हमने देखा यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, तो आपको बता दें भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अभी एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है अजेय वॉरियर। ये जिसको नहीं याद है नोट कर लेंगे, अजेय वॉरियर। अजेय वॉरियर नामक ये जो सैन्य अभ्यास हुआ था, ये चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। कहां पर हुआ था, चौबटिया उत्तराखंड में पड़ता है जहां पर यह सैन्य अभ्यास हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी है। बोला जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी है, आपको बताना है। 4 तिथियां हैं, 10 नवंबर, 10 नवंबर के बाद यदि आप देखोगे 15 नवंबर, 15 दिसंबर और 25 दिसंबर। किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा की गई है, आपको बताना है। आसान सा प्रश्न है, जवाब सभी को देना है, तो बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा, सभी जो भी उपस्थित छात्र हैं सबको जवाब देना है, क्योंकि ये नवीनतम करंट अफेयर्स नहीं है, बल्कि पिछले 12 महीनों के अंदर के करंट अफेयर्स हैं। तो 1 वर्ष पुराने यदि है, 2 वर्ष आप कह सकते हो, 2 महीने पुराने, 3 महीने पुराने, मतलब 12 महीने के अंदर के करंट अफेयर्स हैं, तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए। नवीनतम है तो नहीं जानकारी है कोई बात नहीं, लेकिन यदि पुराने हैं तो पता होना चाहिए। बताएं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में किस तिथि को मनाने की बात की गई है। आप जानते हो 15 नवंबर की तिथि, 15 नवंबर की जो तिथि है भगवान बिरसा मुंडा का, आपको पता होगा, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा,
ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा का यदि हम बात करें तो आप जानते हो बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, और बिरसा मुंडा की जो जयंती होती है 15 नवंबर को, उसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मांग की है। तो बिरसा मुंडा के जयंती को घोषित करने की मांग की है। और आपको बता दें कि इस आंदोलन, इनके द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया था, मुंडा आंदोलन। मुंडा आंदोलन आपने पढ़ा होगा इतिहास में, इसको बोला जाता था उल गुलान, इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता था, उल गुलान। तो ये भी आपको याद रखना है। उल गुलान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? उल गुलान आंदोलन से बिरसा मुंडा जुड़े हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है जनजातियों की। आपको पता है जनजातियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए लगातार सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी संस्था है जो जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराती है? कई बार आपने नाम सुना होगा ट्राइफेड। तो ट्राइफेड का नाम आपको याद होना चाहिए। ट्राइफेड एक संस्था है जिसके द्वारा जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाता है। तो ट्राइफेड याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जनजातीय उत्पादों को जो बाजार उपलब्ध कराने वाली संस्था ट्राइफेड है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इनकी संसदीय क्षेत्र है खूंटी। अर्जुन मुंडा के संदर्भ में यह भी याद रखना है कि भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रमुख भी अर्जुन मुंडा ही हैं, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको बता दें, एक रानी का नाम आपने सुना होगा, रानी गैंडल्यू। रानी, ठीक है। रानी गैंडल्यू जो थी, इनको बोला जाता था कि ये जनजातियों की रानी थी, जनजातीय महिला थी, और इनको जनजातीय स्वतंत्रता, इनके नाम पर, रानी गैंडल्यू के नाम पर एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। और जो रानी गैंडल्यू के नाम पर जनजातीय स्वतंत्रता संग्रहालय की आधारशिला जो रखी गई है, ये रखी गई है मणिपुर में। तो ये भी आप याद रखिएगा, जनजातीय स्वतंत्रता संग्रहालय बनाया गया है मणिपुर में, जिसका नाम रखा गया है रानी गैंडल्यू के नाम पर। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। 15 नवंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ? बताएं, इनमें भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है, आपको बताना है। चलो बताएं, इनमें भारत का कौन सा शहर? कई बार बताया है, शायद ये प्रश्न मैं आज दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन इससे जवाब चाहिए आपसे। बोले कौन सा शहर इनमें शामिल हुआ है, आपको बताना है। यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है? देखो, इसका सही जवाब है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में। अब जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो आपको बता दें, यहाँ के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नहीं, ये खिलाड़ी हैं आरिफ खान, लिख लीजिए। आरिफ मोहम्मद खान इनका पूरा नाम है। ये जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड क्या है? ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आरिफ खान नाम है और ये कहां से संदर्भित हैं? ये संदर्भित हैं जम्मू कश्मीर से। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब हमने बात किया कि लगातार शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं, तो आपको पता होना चाहिए शीतकालीन ओलंपिक खेला कहां पे जाएगा। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का जो है ये खेला जाएगा बीजिंग में। 2026 की यदि हम बात करें कि 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा, तो 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ये खेला जाएगा इटली के 2 शहरों में। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, एक होता है ओलंपिक, और ओलंपिक में भी फिर 2 कैटेगरी होती है। एक होता है यूथ ओलंपिक, एक होता है सामान्य ओलंपिक। ठीक है, अब इनमें भी आप देखते होंगे कि इनमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक होती है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक होता है शीतकालीन ओलंपिक। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि यूथ ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो यूथ ओलंपिक हुआ था गैंगवान साउथ कोरिया में। यदि हम बात करें कि अगला यूथ ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो डकार में होगा। डकार सेनेगल में पड़ता है, यहाँ
पर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि यूथ ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होगा, सामान्य ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होगा या विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो एक पेज आपको बना लेना है जिसमें नाम लिखना है महत्वपूर्ण आयोजन, और महत्वपूर्ण आयोजन के इसी पेज में आपको अपनी चीजों को नोट करना है। इसको बताएं, प्रोजेक्ट 75 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं। प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? यदि जो छात्र आज इसको नहीं बता पाता है, निश्चित रूप से करंट अफेयर्स उसका बहुत ही वीक है, क्योंकि ये तो बेसिक है। यदि आप इसके बारे में नहीं बता पा रहे हो तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आप नहीं बता पाओगे। प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। प्रोजेक्ट 75 लड़ाकू विमानों के निर्माण से, पनडुब्बियों के निर्माण से, विमान वाहक युद्धपोत के निर्माण से या ड्रोन के निर्माण से। बताएं प्रोजेक्ट 75 का संबंध इनमें से किससे है? चलिए जवाब दीजिएगा। प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है ये आपको बताना है। चलें देखो, प्रोजेक्ट 75 की बात हो रही है तो इसका निर्माण है पनडुब्बियों के निर्माण से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? पनडुब्बियों के निर्माण से ये संबंधित है। तो एक तो ये जवाब हो गया कि पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत विशेष रूप से स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बियों का निर्माण स्वदेशी तरीके से भारत में किया जाना था, और इसमें भारत का सहयोग करने वाला जो देश था वो था फ्रांस। मतलब भारत का सहयोग इसमें फ्रांस कर रहा है। और आपको बता दें कि इसके अंतर्गत विशेष रूप से 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण करना था, जिनमें कलवरी हो गया, खंदेरी हो गया, करंज हो गया, बेला हो गई। ये पनडुब्बियां भारतीय सेना को, नौसेना को मिल चुकी हैं। INS करंज, INS बेला, INS खंदेरी, INS कलवरी ये भारतीय नौसेना को मिल चुकी हैं। कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण इसके द्वारा किया जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना याद रखना है कि प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है, और यह भारत और फ्रांस के आप कह सकते हो संयुक्त उपक्रम है। इसमें आपको इतना जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? बताएं किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ आपको बताना है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। इस प्रकार की जो सूचियां होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहां पर आपको पता होना चाहिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स रिपोर्ट 2021 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ आपको बताना है। ठीक है, इसी तरह से आप जानते हो सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, राज्यों के हेल्थ सूचकांक जारी किए गए हैं। ये सारे के सारे सूचकांकों में राज्यों की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। तो इसको बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात को इस रैंकिंग में टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। यदि हम बात करें सुशासन सूचकांक, क्योंकि सुशासन दिवस पिछले दिनों मनाया गया, तो सुशासन सूचकांक की यदि हम बात करते हैं तो उसमें भी गुजरात टॉप पर है। यह भी याद रखना है, सुशासन सूचकांक 2021 में भी गुजरात टॉप पर है। यदि हम बात करें कि सुशासन सूचकांक किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको याद रखना है सुशासन सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद एक हेल्थ इंडेक्स भी जारी हुआ है। नीति आयोग ने एक हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, और इस हेल्थ इंडेक्स में जो राज्य टॉप पे है वो है केरल। यह भी आपको पता होना चाहिए। जो यूनियन टेरिटरी टॉप पे है वह है दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बता दें कि सुशासन सूचकांक की यदि हम बात कर रहे हैं तो याद रखना है कि गुड गवर्नेंस सूचकांक या सुशासन सूचकांक में गुजरात टॉप पर है। लीड्स रिपोर्ट 2021 में गुजरात टॉप पर है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको बताएं। पिछले दिनों देश के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ कहां से किया गया? बताएं। जवाब दीजिएगा। पिछले दिनों देश के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ कहां से किया गया? चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। आप जानते हैं ये जो समुद्र मिशन है
जिसको समुद्रयान नाम दिया गया है। विशेष रूप से इससे क्या होगा कि समुद्र के अंदर की जो गतिविधियां हैं वो हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, आसानी से मानवयुक्त मिशनों के माध्यम से उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। और भारत ऐसा करने वाला विश्व का 6वां देश बना है। इससे पहले ये तकनीकी 5 अन्य देशों के पास थी, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब समुद्र के अंदर की गतिविधियों के लिए ये है, तो कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इसका सही उत्तर है चेन्नई। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। आपको यह भी पता होगा कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। और जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है इन दोनों के बीच, इनमें कई सारे द्वीप जो हैं वो कनेक्ट होंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच बिछाई जा रही ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से कितने द्वीप कनेक्ट होंगे। तो याद रखना है कि इसके माध्यम से कुल 11 द्वीप हैं जो इनके बीच में स्थित हैं, जिनको कनेक्टिविटी मिलेगी, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बताएं। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में ग्रुप ए की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। कई बार मैंने इसको बताया है, तो निश्चित रूप से इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। बताएं, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर है। कई बार मैंने बताया है, तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जवाब हमें 100% सही देंगे। बताएं, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर है। देखो, इस सूचकांक में दूसरे स्थान पे था राजस्थान, तीसरे स्थान पर था पंजाब और तीसरे स्थान पे था हरियाणा और पहले स्थान पर इसमें है कर्नाटक। तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर है, ये याद रखना है। डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए किसे शुभंकर घोषित किया गया। हाल ही में, थोड़ा सा प्रश्न में त्रुटि है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें कि हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए किसे शुभंकर घोषित किया गया। तो बताएं, किसे शुभंकर घोषित किया गया, यह आपको बताना है। चाचा चौधरी, सलमान खान, आमिर खान या अक्षय कुमार, इनमें से किसे शुभंकर घोषित किया गया है, यह आपको बताना है नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत। चलें बताएं। आप जानते हो, विशेष रूप से जब बात करते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम, तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो था विशेष रूप से गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए यह एक योजना थी, जिसको 2014 में प्रारंभ किया गया था। 2014 से यह योजना चली आ रही है और अभी तक इसमें अरबों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं नजर आती है। तो बताना है कि इसके लिए शुभंकर किसे घोषित किया गया है। देखो, चाचा चौधरी, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, तो इसके शुभंकर बनाए गए हैं चाचा चौधरी। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। अब अगर चाचा चौधरी शुभंकर बनाए गए हैं गंगा नमामि गंगे परियोजना के लिए, तो आपको पता होना चाहिए विशेष रूप से किस नदी को लेकर है ये गंगा नदी के लेकर है। अब जब गंगा नदी की बात होती है, आप जानते हो गंगा नदी तब बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों नदियों का संगम होता है किस स्थान पर, देवप्रयाग नामक स्थान पर। जब ये आपस में मिलती हैं, उसी के बाद इनकी संयुक्त धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। विशेष रूप से आपसे पूछा जाता है गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए इसका मुहाना कहाँ पे है, तो सुंदरबन इसका मुहाना है, ये आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी का मुहाना कहाँ पर है, सुंदरबन गंगा नदी का मुहाना है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि क्या गंगा नदी सिर्फ भारत में बहती है, नहीं, गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच बहती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच बहने वाली नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ ट्रिब्यूटरी इसकी हैं जो बांग्लादेश में होकर बहती हैं, इसलिए बांग्लादेश को भी इसमें माना जाता है। दूसरी बात, गंगा नदी की बात कर रहे हैं तो गंगेटिक डॉल्फिन, आप जानते हैं गंगा नदी डॉल्फिन या गंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं। और गंगेटिक डॉल्फिन के लिए भारत का पहला रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय में खोला गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पटना विश्वविद्यालय में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है।
पटना आप जानते हैं क्या है, बिहार की राजधानी है। और जब बात बिहार की करते हैं तो आप जानते हैं इन दिनों एक चीज़ चर्चा में है, क्या, ई श्रम पोर्टल। और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में बिहार टॉप पर है। तो याद रखिएगा, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में बिहार टॉप पर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कोवलम तट भारत के किस राज्य से संबंधित है? आज जो इसका जवाब दे पाता है निश्चित रूप से वह अच्छे से पढ़ रहा है, पढ़ाई उसकी अच्छी हो रही। जो जवाब नहीं दे रहा है मतलब बहुत लापरवाही आप कर रहे हो। बताएं, कोवलम बीच कहाँ पर है? कोवलम तट कहाँ पर है? केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक। याद करिए, मैंने दो बताए थे आपको। एक मैंने बताया था कोवलम, दूसरा मैंने आपको बताया था ईडेन। ठीक है, मैंने बताया था कोवलम और ईडेन ये दो समुद्री बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। और मैंने आपको बताया था जो ईडेन बीच है ये पुडुचेरी से संबंधित है और जो कोवलम बीच है ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। भारत के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त कुल बीचों की संख्या अब 10 हो गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शून्य अभियान, यहाँ पे 0 ऐसे लिख दिया गया है, ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए था। इसका मतलब है किस संगठन द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? शून्य अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है आपको बताना है। तो बताएं, किस संगठन द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? किस संगठन द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है आपको बताना है। DRDO, NTPC, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय। देखो, विशेष रूप से शून्य अभियान की जो शुरुआत की गई है ये नीति आयोग द्वारा की गई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। आप जानते हैं वर्तमान समय में यदि हम इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और इसके चेयरपर्सन पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे आगे के वर्षों में वो इसके प्रमुख होंगे। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हैं। इसको बताएं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार राजमाता के संदर्भ में सिक्के जारी हुए थे और उससे संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे और आपकी बिहार में भी वो प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 150, 125, 250 या इनमें से कोई नहीं। बताएं, इसका सही उत्तर कौन सा है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए जवाब दीजिए। देखो, इसका सही उत्तर है 125 रुपया। 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया। इसको बताएं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पहला सैन्य अभ्यास किया? हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पहला सैन्य अभ्यास किया, ये आपको बताना है। चले बताएं। चलें, आज इस प्रश्न में आपके कुछ होमवर्क भी होंगे जो आपको करना है। सबसे पहले बताएं कि किस सेना के साथ हमने किया है। यहाँ पे बात हो रही है नौसेना की, तो आपको बता दें वर्तमान समय में आर हरि कुमार हमारे नेवल चीफ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार, इनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे बोला जा रहा है किस देश के साथ पहली बार किया, तो वो देश है अफ्रीका का अल्जीरिया, जिसकी राजधानी है अल्जीरियर्स और इसकी मुद्रा है दीनार। ये जो अल्जीरिया देश है, यदि आप भूमध्य सागर का अवलोकन करते होंगे तो देखते होंगे कि भूमध्य सागर से ये सीमा साझा करता है। और जैसे ही बात भूमध्य सागर की आती है, विशेष रूप से अफ्रीका के संदर्भ में, आपको याद आना चाहिए कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली एक जल संधि है। वह जल संधि कौन सी है? तो याद रखना है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर जो है ये एक प्रकार से यदि हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किन दो देशों को अलग करती है, तो इस
स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। स्पेन यूरोप का देश है और मोरक्को अफ्रीका का देश है, जिसको अलग करती है जिब्राल्टर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है कि भारत रूस के साथ कौन से सैन्य अभ्यास करता है। ये आप वीडियो देखने के बाद पूरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत बांग्लादेश के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास करता है और भारत यूएई के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको देखें, बोला गया है हाल ही में स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत विग्रह को राष्ट्र को समर्पित किसने किया। तटरक्षक पोत है, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये पोत बनाया गया है विग्रह। बोला गया है कि इसको तटरक्षक बल को किसने सौंपा, ये आपको बताना है। बताएं किसने इसको राष्ट्र को समर्पित किया, उसका नाम बताना है। सबसे पहली बात आपको पता होगा, इन भारतीय कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं रक्षा से जुड़ा है, तो रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह सही उत्तर है। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे नए नेवल चीफ नवंबर माह में बने हैं, उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिर्देशक बने हैं और इनका नाम पता होना चाहिए। नए महानिदेशक जो हैं इनका नाम पता होना चाहिए। इनका नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया। नाम इनका याद रखना है, बीरेंद्र सिंह पठानिया इनका नाम है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको बता दें कि पहले कौन थे। पहले थे के नटराजन। इनका नाम आप सबको कई बार बताया गया है, या भी आपको पता होगा। यहाँ पे बात हो रही थी नौसेना की, यहाँ पे बात हो रही थी तटरक्षक बलों की, तो आपको पता होना चाहिए भारत के पास INS विक्रांत, INS विक्रांत नामक एक विमान वाहक युद्धपोत इंडिजीनियस तरीके से, स्वदेशी तरीके से बनाया जा रहा है। और INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा। अभी हम जो विमान वाहक पोत यूज कर रहे हैं, हमारे पास एक है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। और INS विक्रमादित्य जो विमान वाहक पोत है, ये हमने रूस से लिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसको INS विक्रांत को जो है ये अब परीक्षणों के लिए समुद्र में उतार दिया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था। चलें अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताएं। हाल ही में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, आपको बताना है। चलें बताएं कहाँ किया गया। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आज का होमवर्क है आपका, क्योंकि इस प्रश्न का सही जवाब है केरल, तो आपका होमवर्क है कि केरल के बारे में बेसिक जानकारी जो भी आपको याद हो, कहीं से नकल नहीं करना है, ठीक है, कहीं से पेज नहीं पलटना है। केरल के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी या किसी संस्थान के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, टाइगर रिजर्व हो गए, इन सब के बारे में जो कुछ भी याद होगा वो वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, ठीक है। याद करके लिखना है, पेज नहीं पलटना है, कहीं से रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है केरल। इसको बताएं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र और प्रदर्शनी सुविधा का शिलान्यास कहाँ किया है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर जवाब देना है। चलें पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। प्रश्न अच्छा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र और प्रदर्शनी सुविधा का शिलान्यास कहाँ किया है, ये आपको बताना है। इन 4 विकल्पों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। बताएं कहाँ किया गया। देखो ये किया गया है मेघालय में। ये कहाँ पे किया गया है, मेघालय में किया गया है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आप जानते हो पिछले दिनों
भारतीय गृह मंत्री ने ही मेघालय में हरित सोहरा वनीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। मैंने बताया भी था, हरित सोहरा वनीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन भी पिछले दिनों गृह मंत्री ने मेघालय से किया था, यह आपको पता होना चाहिए। मेघालय में एक नया जिला भी बना है बराहवा, जिसको बोलते हैं मेरोंग, यह आपको पता होना चाहिए। मेघालय में हाई वैल्यू वेजिटेबल उत्कृष्टता केंद्र भी इजराइल की सहायता से बनाया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। इजराइल की सहायता से हाई वैल्यू वेजिटेबल उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला भी मेघालय में रखी गई है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित किस मिशन का शुभारंभ किया है, ये आपको बताना है। तो भैया बताएं, किस मिशन का शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मिशन, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। इसका जो उद्देश्य था वो था वर्ष 2047 तक। कब तक? वर्ष 2047 तक भारत को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। वर्ष 2047 तक भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में या हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। और ये जो मिशन शुरू किया गया था ये था राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की आधारशिला प्रधानमंत्री ने लाल किले के संबोधन में रखी थी, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का जो गठन था वो बहुत पहले किया गया था। कब? वर्ष 2003 में, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अगस्त 2021 में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान के द्वारा हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। वह पूरे देश में कितने निजी अस्पतालों द्वारा संचालित किया जाएगा? बताएं, कितने निजी अस्पतालों द्वारा संचालित किया जाएगा जो इसरो की ये मुहिम है? विशेष रूप से आज इसका उद्देश्य था कि जो अस्पताल हैं, क्योंकि कोविड के दौरान अस्पतालों की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही बदहाल हो चुकी थी, तो इसरो ने इसका बीड़ा उठाया है। इसरो का कहना है कि अब वो धीरे धीरे करके निजी क्षेत्र के अस्पतालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करेगा। और इनके द्वारा वह पूरे देश में कितने निजी अस्पतालों द्वारा संचालित किया जाएगा? तो आपको बता दें, हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन जो है ये 20 अस्पतालों द्वारा प्रारंभ किया गया है। 20 अस्पतालों में प्रारंभ किया गया है। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसरो के बारे में आपको पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? कई बार मैंने बताया है। आज आपका जवाब होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई है। यदि किसी को अभी पता है तो अभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, स्थापना कब हुई है, कहाँ पे हुई है। तो उसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई थी, ये आपको पता होगा। और विक्रम अम्बरा साराभाई द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसकी भी जानकारी आपको होगी। आपको यहाँ पे कुछ जानकारियाँ और दे देता हूँ। जैसे आप जानते हो, कल्पना चावला का आपने नाम सुना होगा। कल्पना चावला का आपने नाम सुना होगा। भारत की महिला, भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो कि नासा से संबंधित थी। NG-14 एक मिशन है। NG-14 एक मिशन था जिसको बोलते थे सिग्नस अंतरिक्ष यान। याद रखिएगा, कल्पना चावला के नाम पर NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान, सिग्नस अंतरिक्ष यान, ठीक है, याद कर लीजिएगा। NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का जो नाम है वो SS कल्पना चावला के नाम पर रख दिया गया। SS कल्पना चावला के नाम पर रख दिया गया। तो अब NG-14 जो सिग्नस अंतरिक्ष यान था उसका नया नाम है SS कल्पना चावला अंतरिक्ष यान, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बात हो रही है इसरो की, तो आपको बता दें इसरो द्वारा अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय अकादमिक केंद्र जो है वो IIT BHU में स्थापित किया गया है। ये भी याद रखिएगा कि इसरो द्वारा अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय अकादमिक केंद्र IIT BHU जो कि बनारस में है वहां पर स्थापित किया गया है। बनारस की जब बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपको याद आना चाहिए। साथ ही साथ क्रूज सेवा भी याद आनी चाहिए जो विशेष रूप से बनारस से चलाई जा रही है। इसको बताएं।
देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2024 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मिड डे मील के तहत कौन से चावल के वितरण की घोषणा की है। मतलब जो मिड डे मील दिया जाता है, मिड डे मील के अंतर्गत कौन सा चावल वितरित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताएं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए। बताएं, किस चावल के वितरित किए जाने की घोषणा नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। बताएं, गंगा, कावेरी, पूसा या फोर्टिफाइड, कौन सा चावल है। चावल ऐसा है जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में है, विटामिन B12 भरपूर मात्रा में है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें फॉलिक एसिड इसमें भरपूर मात्रा में है, और विशेष रूप से ये जो चावल है ये, क्योंकि आयरन इसमें प्रचुर मात्रा में है, विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में है, फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में है, मतलब कुपोषण से निपटने में, कुपोषण से लड़ने में ये मदद करेगा, कुपोषण मुक्त भारत को बनाने में ये मदद करेगा। और आप जानते हो भारत को कुपोषण मुक्त बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो वर्ष 2024 तक है। तो भारत को वर्ष 2024 तक जो कुपोषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है उसी के दिशा में ये प्रयास है, और ये चावल है फोर्टिफाइड। तो याद रखिएगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा, और इसमें क्योंकि आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं और ये कुपोषण से निपटने में भारत सरकार को मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अगस्त 2021 में HCL फाउंडेशन द्वारा कारीगरों और हस्तशिल्पियों को सशक्त बनाने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल किस नाम से लॉन्च किया गया। और इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विशेष रूप से जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, जो खरीदार हैं, तीनों को जोड़ा जाएगा, तीनों को लिंक किया जाएगा, जिससे तीनों को फायदा हो सके, चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो ग्राहक हो, सीधे तीनों को लिंक किया जाएगा। तो बोला गया है कि यह ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है, इसका नाम है माई ई हार्ट। ए विकल्प आपका सही उत्तर है, माई ई हार्ट। आज का लास्ट प्रश्न, चलें। अगस्त 2021 में देसी गाय नस्लों जैसे गिर, साहीवाल आदि की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी चिप किस नाम से लॉन्च की गई। भारत की पहली मवेशी चिप किस नाम से लॉन्च की गई, ये आपको बताना है। आपको बता दें राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इसको विकसित किया गया है। पशुओं के स्वदेशी किस्मों का संरक्षण इसके माध्यम से किया जाएगा। तो सबसे पहली बात किसने किया है, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है। अब बताना है आपको कि क्या नाम है इसका, ये नाम आपको बताना है। आप जानते हो कि किसानों की आय को जो दोगुना करने का लक्ष्य है वो 2022 रखा गया था, और 2022 के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए इसकी घोषणा की गई है, और यह है इंडिगो। तो याद रखिएगा इंडिगो नामक चिप को विकसित किया गया है, और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वदेशी मवेशी चिप होगी, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आज जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उम्मीद करता हूं उन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने आपके साथ कुछ प्रण किया है, कुछ संकल्प लिया है, उसी प्रकार आप अपने आप से कुछ संकल्प लेकर नए वर्ष को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।